नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे मंच पेटर्न इन्फोसिस पर। साथियों, आज का जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार है। समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आज होने वाला है आपका, क्योंकि आज के 50 प्रश्न साधारण नहीं है। ये आपकी पूरी तैयारी को निचोड़ कर रख देंगे। आज आपका टारगेट है कम से कम आपको 40 प्लस स्कोर जरूर करना है। अगर आज आपने 40 का आंकड़ा पार कर लिया तो समझ लीजिए व्याकरण के इस टॉपिक में आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको कोई रोक नहीं सकता। अपनी कॉपी तैयार रखिए और एक एक मार्क काउंट करते रहिए। और सबसे बेहतरीन सवाल हैं सारे के सारे, पूरा अंत तक टेस्ट को लगाइए। और 50 प्रश्नों का बेहतरीन सेट है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में ही देखने को मिलता है जो मैं आपको सेट करवा रहा हूँ। तो आज आप टेस्ट लगाएंगे, खुद आपको मालूम चलेगा। इसमें आपको बहुत ही बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी लेवल का इसमें एग्जाम को डिजाइन भी किया गया है। तो पहला सवाल ये रहा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें आप जरूर बताइएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो हमारे हिसाब से सबसे छोटी इकाई हिंदी के अंदर होती है वर्ण या ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ण या ध्वनि। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला ऑप्शन ए शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को या वाक्य समूह को। तो इसका उत्तर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो उत्तर होगा इसका 52 प्लस 1, जो क्या है विशिष्ट वर्ण। ये विशिष्ट वर्ण, व्यंजन भी कह सकते हैं आप इसको। इसका ये इस तरह का डिजाइन था। ठीक है, ये विशिष्ट वर्ण जुड़ा है। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4, घ का उच्चारण स्थान। क वर्ग का उच्चारण स्थान वही घ का उच्चारण स्थान, कंठ से। ये कंठ है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं भाई? 11 है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण कौन सा है? क है। ठीक है। प्रश्न 7, क्षेत्र और ज्ञ, भाई तीनों वर्ण, ये तीनों वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छह में तो जुड़ा है क प्लस से, षटकोण वाला, प्लस ये आधा है इसलिए मैं इसमें ए भी मिलाऊंगा। त्र में आएगा त प्लस रे हलंत प्लस ए, और ज में आएगा जे आधा, य आधा प्लस ए। इस तरह से ये मिलकर बने इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 8, किस शब्द में द्वित्व, द्वित्व यानी दो, दो बार आया हुआ व्यंजन कौन सा है? दिल्ली। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ले। ठीक है। ते। ठीक है। और क्या होता है? टे। ठीक है। डे डबल, इस तरह से। फिर ढे। ठीक है। तो इस तरह से द्वित्व व्यंजन आते हैं। उसके बाद में आइए तभी आगे, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये होंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। प्रश्न संख्या 10, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन पूछे हैं तो 11 तो होते हैं, स्वर 11 होते हैं स्वर। तो 11
लिख दो स्वर प्लस 33 कितने होते हैं? 33 व्यंजन। ठीक है, ये हो गए 44। 44 के बाद लिखने के बाद में आपके जुड़ेंगे संयुक्त। तो संयुक्त कितने होते हैं? 4। 44 और 4 48। अयोग वह 2 50। और 2 कौन से रह गए भाई? अनुनासिक। 2 रह गए अनुनासिक, है ना। आगे चलिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा व्यंजन 33। और विशिष्ट व्यंजन जोड़ दे, यानी ये तो है मूल व्यंजनों की संख्या, विशिष्ट व्यंजन और जुड़ जाएगा ये वाला, तो हो जाएगी 34। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 11। श है, ये चारों क्या है? ऊष्म संघर्षी। उसके बाद प्रश्न 12। य र ल व कौन से हैं? अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, स्पर्श हैं, अयोगवा है। तो अंतस्थ हो जाएंगे ये। क्या हो जाएंगे? अंतस्थ, क्योंकि श है ऊष्म संघर्षी होते हैं, है ना। उसके बाद प्रश्न 13। प्रश्न 13 में अनुनासिक का संबंध। अरे भाई नासिक ना, ये गलत लिखा हुआ इस प्रश्न में। सी और क। नासिक यानी मुख और नाक दोनों से जब हवा निकलती है तो अनुनासिक कहे जाते हैं। जब केवल मुख से निकलेगी तो निर्नुनासिक हो जाएगा। उसके बाद में औ का उच्चारण स्थान है। औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। चलिए 1 मिनट। तो प्रश्न संख्या 14। औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है ऑप्शन ए, दंतोष्ठ है ऑप्शन बी, मूर्धा, सी ऑप्शन डी में तालु। तो ऑप्शन ए कंठोष्ठ सही होगा। प्रश्न संख्या 15। षटकोण वाला श है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। इसका स्थान होगा मूर्धा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प फ ब भ में, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। विकल्प ए ओष्ठ, ब कंठ, स तालु, द दंत। तो उत्तर होगा ओष्ठ। उसके बाद बात करते हैं 17। प्रश्न संख्या। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो ट वर्ग में आते हैं मूर्धन्य। हाँ भाई, मूर्धन्य सही उत्तर होगा। तीसरा वर्ग है ना ये, क च ट, कंठ तालु मूर्धा। तरह से आपको भी याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? दीर्घ नहीं है तो दीर्घ तो ऊ नहीं है, और कौन सा होगा? री भी नहीं है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये छोटा ऊ है। यदि इसको ये कर दिया जाए, मेरे ख्याल में यही रहेगा, तो ये इस तरह से, है ना, तो ये री हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अंग और अह को, प्रश्न संख्या 19 ध्यान से देखिए। अंग और अह को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर है, या व्यंजन है, या अयोगवा है, या संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर तो नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, स्वर में भी नहीं आते हैं, तो बचा कौन? अयोगवाह। ये बच गया, ये सही है। अब चलते हैं आगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अल्प प्राण, ध्यान दीजिएगा। अल्प प्राण जिनमें हवा कम निकलती है फेफड़ों से,
उनकी संख्या और समूह कौन सा है? उनका समूह अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर निश्चित रूप से अल्प प्राण होता है, इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? इनके अलावा क्या बचा? दूसरा और चौथा, तो ये आ जाएंगे महाप्राण, इस तरह से। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो प्रश्न संख्या 21 में आ गया, बस देख लीजिए, ये प्रश्न भी आ गया। महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, घोष और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? यानी जो घोष होते हैं वही सघोष हैं। तो कौन से होते हैं भाई सघोष और घोष वर्ण? कौन से होते हैं? दिमाग लगाइए। पहले और दूसरे वर्ण घोष होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अघोष वर्ण घोष होते हैं क्या? नहीं होते हैं। केवल स्वर सघोष है, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और साथ में क्या होता है? साथ में प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष होते हैं। तो हो जाएगा प्रश्न सही। त्रय, त्रय का पूछा है क्षेत्र ज्ञ। मैंने अभी इसके बारे में बात बता चुका हूं कि कौन कौन से व्यंजन संयुक्त होते हैं। तो त्रय का पूछ लिया, तो मेरे हिसाब से ये सही होगा, तय आधा रे और ए, क्योंकि रे में ए मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा, फिर तय। तो ये रे या तो ये दे दिया जाए या ये दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इसको छोड़ दो, ये सही कर दो। ठीक है, और चाहो तो ये भी सही कर सकते हो, दोनों सही कर सकते हो। ये जय और ये इसमें सही बैठेगा। प्रश्न संख्या 25, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद पूछे हैं, तो वर्णों के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो आधे प्रश्नों तक हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 26, च छ ज झ ञ का उच्चारण किससे होता है? सबसे पहले क वर्ग, कैसे कंठे, ठीक है, च तालु, ट मूर्धा, त दंत, प ओष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से उच्चारण होता है। तो च तालु हो गया, तालव्य वर्ण आ गया। 26वां प्रश्न सही है। उसके बाद में बात करते हैं 27वां, हिंदी व्याकरण में त थ द ध न अभी बताया था। मूर्धा दंत्य, क च ट त, तो दंत्य हो गया, ये अपना सही हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान, व य र ल व अंतस्थ होता है। अंतस्थ तो होता ही है, लेकिन कहाँ से उच्चारण स्थान होता है इसका? व, होठ की आकृति इसमें मुड़ जाती है, इसलिए दांतों के साथ होठ का उच्चारण आएगा, दंतोष्ठ है। प्रश्न संख्या 29, स की ध्वनिया क्या कहलाती है? ये तीनों ध्वनिया क्या कहलाती है? मूर्धन्य बिल्कुल नहीं है, तालव्य बिल्कुल नहीं है, उष्म व्यंजन है, संघर्षी है, ये होगा। कंठ तो बिल्कुल भी नहीं है। 30वां प्रश्न आगे आता है, क्षत्रिय का क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? मैंने बताया हुआ है, क और श के योग से बनता है। इसमें श ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनिया, कंठ तालु मूर्धा, ट ठ ड ढ। भाई देखो, त ये दंते है, ये ओष्ठ है। आगे बात समझ में? प फ ब, त थ द दंते हो गया। च छ ज कंठ के बाद तालु आता है, तो तालु का ये हो गया। तो ये क्या बचा? मूर्धा, ये मूर्धा हो गया।
आती है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, यानी ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। ओष्ठ्य कौन सा नहीं है? देखो बै बिल्कुल ओष्ठ्य है, समझ गई। ऊ बिल्कुल ओष्ठ्य है, ऊ की आकृति छोटा ऊ ये भी है। तो आ ये नहीं है, ये संवृत और विवृत में से आएगा। और प्रश्न संख्या 32 में यही सही होगा हमारा उत्तर। है क्या किसके साथ आता है? कंठे में आता है। कै वर्ग के साथ है का उच्चारण आता है, लेकिन है में एक स्पेशलिटी होती है कि इसको काकल्य भी कहा जाता है। तो कंठ्य वर्ण है, काकल्य उसका उच्चारण स्थान है। तालु में नहीं आता है, मूर्धा में नहीं आता है, दंत में भी नहीं आता है। प्रश्न संख्या 34, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ य र ल व, ये रे ले और व, ये चारों व्यंजन क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद में ये चार हो गए, ठीक है। आ जाओ आगे। एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्षेत्र और श्र। तो श्र में श और रे दोनों मिले हुए, लेकिन श कौन सा है? तो श शंकर वाला श होगा। ये श नहीं है, ये श नहीं है, ये श भी नहीं है, क्योंकि देखो इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ल और च, इन दोनों को तो उड़ा ही दो सीधा ही। ये श और रे, ये श और रे, तो इनमें रे कॉमन है, रे वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन श कौन सा आएगा? ये आएगा शंकर वाला, ये ध्यान में हमें रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 36, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी में कितने भेद हैं? कंपन के आधार पर देखिए, कंपन के आधार पर घोष और सघोष ये दो तरह के भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 36। उसके बाद 37, ए जो है किस प्रकार का स्वर है? ए किस प्रकार का स्वर है भाई? अग्र स्वर है या मध्य स्वर है या पश्च स्वर है या संवृत स्वर है? तो 37 में उत्तर होगा हमारा मध्य स्वर होगा। जीभ के ऊपर मध्य में स्थित स्थान होता है इसका। ई ई चैच है। अब देखो ई ई पकड़ने से पहले आप चैच है को पकड़ लो। चैच है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ के बाद कौन आता है? तालु आता है। तो कंठ उच्चारण स्थान इसका नहीं है, सबसे पहले क का उच्चारण स्थान है ये। मूर्धा, मूर्धा ट का उच्चारण स्थान है, और प का उच्चारण स्थान है, तो ये तीनों तो हट गए, तालु बच गया, तालु सही उत्तर होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा एक प्लुत स्वर का उदाहरण है? प्लुत स्वर, प्लुत यानी ये वाला इस तरह से आ जाए, उच्चारण ज्यादा लंबा होगा, तो ये होगा ओम। ओम का ही होगा भाई, और तो कोई है नहीं। प्रश्न संख्या 40, ए घोष वर्ण में आते हैं। ए घोष वर्ण ये पहले आ चुका है प्रश्न। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ए घोष होगा, पहला और दूसरा ही होगा, सही है। अब बात आती है 41वें प्रश्न की, ड़ और ढ भाई, ये और ये दोनों व्यंजन क्या हैं? क्या है बताइए? द्विगुण है, संयुक्त है, अंतस्थ है या अयोगवा है? तो ये होंगे द्विगुण या उत्कृष्ट, पटके हुए, ताड़नजात इनको कहते हैं, पर इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 42, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल पार्श्विक व्यंजन है, प्रकंपी है, संघर्षी है, नासिक्य है। नाक से ध्वनि नहीं आती है, संघर्षी भी नहीं है, कंपन भी नहीं होता है, तो पार्श्विक होगा। 42वें का उत्तर क्या होगा? पार्श्विक। रे, रे, रे किस प्रकार की ध्वनि है? रे पार्श्विक है क्या? पास से नहीं निकलती है जीभ के। संघर्षी है क्या? नहीं है। ओष्ठ्य है क्या? नहीं है। तो ये क्या होगी? लुंठित, जीभ मुड़ जाती है और आगे टच होकर नीचे की ओर पटकते हैं। प्रकंपी यानी रे बोलने पर जीभ में कंपन आता है, इसको प्रकंपी कहेंगे। 43वां, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 44, अनुस्वार ध्वनि। अनुस्वार ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अनुस्वार नाक से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ना तो स्वर कहेंगे, ना तो स्वरों में आती है, ना व्यंजनों में आती है। विसर्ग, विसर्ग होता है, ये वाला दो पंक्तियां होती है ना, ये वाला विसर्ग होता है। तो अयोगवाह नासिक के नाक से निकलने वाली ध्वनि है, इसलिए अयोगवाह को नासिक के ध्वनि में रखा जाएगा, अनुस्वार को। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 45, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। भाषा की अर्थपूर्ण और सबसे छोटी इकाई। देखिए, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, ध्वनि का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, वाक्य बड़ी इकाई होती है, और तो शब्द रह गया। ये शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। लेकिन भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है, ये होती है वर्ण। वर्ण क्या होती है? लिखित। इस तरह से लिखित रूप से आप लिख दो। भैया टैब में तो ऐसे ही काम करती है, लिखित, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 46, ओ और औ किस कोटि के स्वर हैं? तो होठ का इसमें मेल होता है, तो तालु से नहीं है, होठ नहीं है इसमें, दंते में नहीं है, मूर्धन्य में नहीं है, तो कंठोष्ठ में आ जाएगा। कंठ और ओष्ठ, ओ और औ, कंठ से ध्वनि निकलती है स्वरों की। उसके बाद बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुला हुआ रहता है। सबसे कम खुला हुआ रहता है, कौन सा स्वर होता है? देखो, विपरीत में होता है गड्ढे की नुमा आकृति, ठीक है। अर्ध विपरीत में अर्ध गड्ढे को की तरह की आकृति, अर्ध समृद्ध अर्ध गोलाकार, और समृद्ध में होता है गोलाकार, तो गोलाकार, ठीक है। समृद्ध स्वर जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है, केवल गोलाकार आकृति बनती है। उसके बाद में बात आती है प्रश्न संख्या 48, बै ध्वनि का उच्चारण। पै फै बै, पै किस वर्ग में आता है? पै वर्ग जो है कौन सा उच्चारण स्थान में आता है? ये होता है ओष्ठ्य, तो इसका सही उत्तर होगा ओष्ठ्य। कंठ में क आता है, तालव्य में से आ गया, दंत्य में तय आ गया, तो ओष्ठ्य में पै आ गया। पै वर्ग का अंदर ही आता है बै। उसके बाद अपना 49वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह स्वर के अंदर दो स्वर वाली लाइन जो होती है ना, ए आ ई उ, उसमें अंतिम दो वर्ण जो होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनि होती है, और दूसरी होती है विसर्ग। ये दोनों किसमें काउंट होते हैं? अयोगवाह में। तो एक भी गलत है, 3 भी गलत है, और 4 भी गलत है, तो सही कौन सा होगा? 2। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, न, मैं और न, न, मैं और न कौन से व्यंजन हैं? इस प्रश्न का उत्तर है न, मैं और न कैसे व्यंजन हैं? ऑप्शन ए नासिक के व्यंजन पंचमाक्षर, ऑप्शन बी कंठ्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी ऊष्म। साथियों, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ अपना स्कोर कार्ड भी बताना है, और ये भी बताना है कि आप इन सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाए हैं। देखिए टेस्ट कितना बेहतरीन है। अगर आप 40 प्लस पार कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां से प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर बिल्कुल बढ़ाइए, क्योंकि बेहतरीन सवालों के सेट में यहाँ लेकर आ रहा हूँ। हर शाम 6 बजे आपके लिए क्विज 50 क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज आपको मिलने वाली है। ये आज के लिए पहली थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। मेरी मेहनत के लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।